Hello everyone, welcome to Study Smart. So today we are going to continue with the chapter number 1, that is Constitution Why and How. Okay, let's begin with the chapter. Happy reading with us. So today what will be the topics we are going to cover? Topics: inheritance. First topic, inheritance of nationalist movement, institutional arrangements, provisions adopted from the constitution of different countries. So these three topics we are going to cover today. Okay, so let's begin with the topic. So इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये टॉपिक करने वाले हैं. सबसे पहले आप सुनिए, मेरी पहली वीडियो में भी मैंने बताया कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही इफेक्टिव होना होता है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, एक पॉपुलर लीडर, मोर ओवर वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए. तो हमारी कंट्री में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब उसका ड्राफ्टिंग हुआ, तो उससे पहले जो भी उनमें ड्राफ्टिंग कमेटी में या फिर जो कमेटी में मेंबर्स थे, बेसिकली वो किससे कम आउट हुए थे, फ्रॉम वेयर, नेशनलिस्ट मूवमेंट वो फेस कर चुके थे. क्या फेस कर चुके थे? नेशनलिस्ट मूवमेंट. तो पता ही है ना, हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस से पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट थी. तो उस दौरान क्या हुआ था, लोगों को पता था कि हमारी नीड्स क्या है. ब्रिटिशर्स के अंडर रहते हुए जब वो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, तो उन्हें पता था इन फ्यूचर व्हाट वी नीड फॉर अस. ठीक है, अगर अब हम अपनी कंट्री को गवर्न करेंगे तो इस वे में गवर्न करेंगे, मतलब ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए जो आज हम फेस कर रहे हैं. तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उससे क्या हुआ, ब्रॉट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस? मतलब कि वो एम्स, वो चीजें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी जाएंगी. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह से नींव का काम करेंगे, फाउंडेशन का काम करेंगे. ये एक तरह से गोल्स है, एम्स है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस. अब आप ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या करते हैं, डिफाइन द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिफाइंस द एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, हमारे एम्स क्या है, अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हमारे एम्स क्या रहेंगे. तो ये किसने दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में, 1946 में. अंडरस्टूड. बेस्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन, इन रेजोल्यूशन पे बेस्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशंस टू फंडामेंटल कमिटमेंट, वो क्या करेगा, फंडामेंटल कमिटमेंट पे बेस्ड होगा, जिसके अंदर क्या चीजें होंगी, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी एंड आइडेंटिटी. समझ आया? इक्वालिटी अमंग ऑल, लिबर्टी, freedom, democracy, everyone have the right to choose the government, sovereignty, that is the power, supreme power, and then identity. Okay, the identity that we belongs to our country. So basically this is the inheritance from the national movement. कि national movement के दौरान हमें जो जो चीजें loopholes लगी, हमें लगा कि we need this in our country, that is being adopted in the form of objective resolutions. वो एक तरह से नींव, फाउंडेशन का काम किया कि आगे जो भी हम ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, दीज ऑब्जेक्टिव्स विल बी देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, and that was given by Jawaharlal Nehru ji in 1946, being adopted later on, adopted by our constituent assembly. Okay, I hope this much is clear. Now we'll move forward. Okay, so our constitution is not merely a maze of, our constitution is not merely a maze of rules. Okay, wait a minute. Maze of rules and procedures, but a moral commitment, to establish a government that will fulfill many promises that the nationalist movement held before the people. Basically हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, मेज ऑफ रूल्स नहीं है कि ये रूल्स ही हमें सिर्फ फॉलो करने हैं, प्रोसीजर्स है. एक तरह का मोरल कमिटमेंट भी है. किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने, जो हमारी गवर्नमेंट बनी उसके सामने ये एक तरह का मोरल कमिटमेंट है कि हमें जो भी प्रॉमिसेस किए हम लोगों ने, जो भी प्रॉमिसेस हम लोगों ने किए हैं लोगों से जिन्होंने हमें चूज किया है, वो चीजें हम उनको देंगे. ये हमारी क्या है, मोरल कमिटमेंट. ठीक है, और एक तरह से
अब चलेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के पास में। हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, एम्स है, एक तरह से कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, तो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि बेसिकली इंपॉर्टेंट मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोलनी रिजॉल्व्स to constitute India into an independent, sovereign, democratic republic and to frame a constitution to design the future of political setup for India। तो बेसिकली क्या है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही है, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इंडिया के लिए जो कि लोगों को इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए, सोवर्निटी दे, ठीक है, और फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा हो, उसका समझ आ गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इंडियन प्रोविंसेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ फ्री एंड सोवर्न इंडिया शेल कलेक्टिवली फॉर्म, सारी की सारी जो भी प्रोविंसेस हैं वो क्या करे, पूरा मिलकर एक यूनियन बनाए इंडिया की, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मिलना चाहती है, जो फ्री है, जो मिलना चाहती है इंडिया के साथ, इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ, वो एक पूरा क्या बनाए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाए। दूसरा, तीसरा, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द रूलिंग इंस्टीट्यूशन डेराइव देयर पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो भी सारे इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ, किस पे बेस्ड होंगे, पावर फ्रॉम द पीपल, मतलब कि लोगों की पावर से ही बनेंगे, मतलब कि देयर इज द गवर्नमेंट विल बी डेमोक्रेटिक, the system will be democratic. All the people of India without any distinction shall be entitled to political and economic equality, equality of status, opportunity and the right to freedom of thought, belief, expressions, profession and worship। समझ रहे हैं, तो बहुत सिंपल है कि सबको सॉरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले, ठीक है, स्टेटस में इक्वालिटी मिले, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी मिले, उनको फ्रीडम हो थॉट की, अपने थॉट बिल्ड करने की, थॉट प्रेजेंट करने की, जो वो बिलीफ, जो उनका बिलीफ है उनको प्रोफेस करने की, ठीक है, जो भी प्रोफेशन वो चाहते हैं, जिसको भी वर्शिप करना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहे, एवरीथिंग इज right to freedom, they are getting the right to freedom for all these things। there shall be the special provision for protection development of backward classes, कि ये इन चीजों को रखेंगे, जो भी हमारी कंट्री की बैकवर्ड क्लासेस है, ऑप्रेस्ड है, माइनॉरिटीज है, जो कम संख्या में प्रेजेंट है, पॉपुलेशन जो जिनकी कम है, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजंस बनाया जाए कि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए किसी भी तरह से, और वो लोग आगे डेवलप्ड हो। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक मिनट, टेरिटोरियल, sorry, hold on, okay, so territorial integrity and sovereignty over land, water, एरियल टेरिटरी शेल बी प्रोटेक्टेड, जो भी हमारे लैंड, वाटर, एरियल टेरिटरी है उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। फिर दिस कंट्री शेल वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड पीस, ठीक है, वर्ल्ड पीस में हम सहयोग देंगे, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इसका ध्यान रखेंगे। सो ये सारे के सारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, एक तरह से ये क्या काम कर रहे थे, दीज आर द बेसिकली एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रियम्बल की बात करते हैं ना, तो बेसिकली जैसे हमारा प्रियम्बल है, जो फ्रंट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर सारा ब्रीफ आउट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वैसे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस काम करते हैं। दीज आर द एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ विल मूव फॉरवर्ड, ओके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ओके। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें क्या है देखो, द फैक्टर विच इंश्योर्स इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस्ड अरेंजमेंट। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाना है, मतलब कि वो इफेक्टिव हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए उसमें बैलेंस्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। बैलेंस अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि पावर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि किसी को भी ये ना लगे कि वी आर मोर पावरफुल। बेसिकली जो भी अरेंजमेंट में बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्रॉपर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, सॉरी,
सो द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बेसिकली दूसरा पॉइंट, पहला तो ये, दूसरा है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की वेलफेयर में वो पूरी तरह से कमिटेड होनी चाहिए। कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बहुत टाइम उसमें लगाया, ठीक है, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम कि हम किस तरह से राइट बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो उन्होंने एक रूल आउट किया, उन्होंने बोला हम क्या बनाते हैं, जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, इवन जो ब्रिटिश थे उनका भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और हम इस पे एक्सपीरियंस भी थे, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रखेंगे और फेडरल अरेंजमेंट रखेंगे। हम ये दो चीजों पे फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर, इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर। अब कैसे, देखो, वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा। लेजिस्लेचर क्या करेगी, इनैक्ट द, मतलब लॉज, फॉर्म द लॉज, और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इनमें पावर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज बनाने का, और एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन इनको क्या किया, एक बैलेंस्ड अरेंजमेंट दिया। ऐसे ही फेडरल अरेंजमेंट देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट होल कंट्री, जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या, गवर्नमेंट में पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे, जिसके अंदर आपको देख सकते हैं पूरे कंट्री को संभाल रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी विद इन द स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स के अंदर अथॉरिटी है, ठीक है, स्टेट के अंदर अथॉरिटी है। तो बेसिकली हमारा वैसे क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है। क्वाजी फेडरल क्या होता है, क्वाजी फेडरल मतलब होता है मोर पावर इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो ज्यादा जो पावर है अगर कंपेयर किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा होती है, बट स्टिल द बैलेंस्ड अरेंजमेंट इज देयर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल पे लेवल पे काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ काम करेगी, स्टेट लेवल पे काम करेगी। इनका पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऐसा कि कोई भी एक दूसरे के काम में अड़चन ना बने, प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। तभी एक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो सकता है जब वो जो वर्क असाइंड है सबको प्रॉपरली असाइन करे, ठीक है। दिस इज द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जैसे हुए हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो और प्रॉब्लम्स ना जनरेट करे और कॉन्स्टिट्यूशन स्मूथली चलता रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो स्मूथली चलते रहे, ठीक है। Now move to the next. अब these are the provisions adapted from the other countries. हमारा जो constitution we have taken it from the other countries. जो भी उनके best point थे, जो हमें लगा कि जो हमारी country के लिए जरूरी है, तो वो हमने adopt किए। Obviously जब nationalist movement था तो हमें पता था कि क्या क्या हमारी country को required है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी कंट्रीज से भी लिए जो उनके बेस्ट थे। तो कभी कभार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पैचवर्क भी बोला जाता है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो लिए हैं, दैट इज फॉर कि वो जो उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस भी की है, ये नहीं कि डायरेक्टली उसमें कुछ स्ट्रिक्ट फॉलो भी किया उसको। और वो जो, आप खुद ही सोचिए, अगर हमें लगता है कि ये चीजें हमारी कंट्री के लिए अच्छी है, मींस किसी और कंट्री फॉलो कर रही है और हमें लगता है वो चीजें अच्छी है, तो वाई कांट वी टेक इट। तो हमने लिए वो चीजें और हमने अडॉप्ट भी की और हम उसको अमल भी करते हैं। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करती हूँ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब कि हमारा इलेक्शन जो वोटिंग सिस्टम है, जो लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं, वो सिस्टम हमने यहाँ से लिया ब्रिटिश से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यहाँ से ली, ठीक है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ की जो रूल है, मतलब जो लॉ बोलेगा उस हिसाब से चलना है सबको,
ठीक है। फिर हमने लिया इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, की जो स्पीकर का रोल होता है इंस्टीट्यूशन में वो, और फिर उसके बाद लॉ मेकिंग की किस तरह से एक लॉ बनता है, वो सारा हमने किससे लिया है, ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है चीजें। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। यूएस से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, की जुडिशरी देख सकती है कि अगर कोई लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है और उसे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेटरी है, तो जुडिशियल रिव्यू रखा है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रखी है, मतलब कि कोई उसमें उसकी पे अच्छा रखा और उसको उसका सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा रखा है कि जुडिशरी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता कि वो डिसीजंस जो भी वो ले रहा है वो फेवर करे किसी को। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकता है। तो ये सारी चीजें हमने यूएस से ली। आयरलैंड से हमने लिया क्या क्या लिया, डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती है। मतलब ये क्या है बेटा जी, ये मोरल वो चीजें हैं जो कि एक गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाता है तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नजर में रखते हुए बनाता है। ठीक है, ये हम फॉलोइंग चैप्टर में आगे डीपीएसपीज अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। ठीक है, लिबर्टी आजादी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारा हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच शुड बी देयर इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमने वहां से लिया, हमें अच्छा लगा, हमने लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, मैंने बताया आपको क्वाजी फेडरल मतलब कि फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जहां पर थोड़ा होल्ड किसका ज्यादा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा होगा। आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, हमने आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स भी लिया, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर, ऐसे सब्जेक्ट्स है ऐसे सब्जेक्ट्स है जो रह गए हैं, तो जो रेजिडुअल पावर्स है उसके बारे में हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जो चीजें आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, कि ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट आपको पता ही है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो सब्जेक्ट्स हमारे रह जाते हैं, मतलब जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर लॉ स्टेट बनाएगी। ठीक है, और वो डील करेगी उनसे। और यूनियन लिस्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे लॉ बनाएगी और जो उन्हीं के अंडर होगा। कॉन्करेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट जिनके ऊपर जो दोनों की लिस्ट में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जिस पे ज्यादा कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 108, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग का भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया। यूएसएसआर जो अब रशिया है, उधर से हमने एफडीज ली, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिया हमने। ठीक है, जो हमारे प्रियम्बल में एक्सप्रेस्ड है। फिर उसके बाद जर्मनी से हमने फंडामेंटल राइट्स, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, वो वाला जो पॉइंट है हमने जर्मनी से उठाया। साउथ अफ्रीका से हमने राज्यसभा के इलेक्शंस का निकाला। ठीक है, और उसके बाद अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं उसका प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से लिया। जापान से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये जो लॉ जो प्रोसीजर स्टेब्लिश करता है कैसे फॉलो करना है, दैट इज बीन टेकन फ्रॉम द जापान। सो दीज आर द पॉइंट्स कि हमने कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं। ठीक है, सो प्लीज विल रिवाइज वंस अगेन। So inheritance of nationalist movement, institutional arrangement and this done. Then inheritance of nationalist movement, मैंने पूरा आपको प्रोसीजर बताया कि हमारी नेशनल मूवमेंट ने हमें क्या दिया, मींस बेसिकली हमने क्या फॉलो किया। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आए जो कि नेहरू जी ने दिए, फिर हमने अडॉप्ट किया उन्हें। ठीक है, जो हमें क्या देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हमारी फंडामेंटल कमिटमेंट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मैंने आपको पढ़ा है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किस तरह से किए जिसके अंदर बैलेंस अरेंजमेंट हो पावर का। ठीक है, फिर हमने प्रोविजन जो दूसरी दूसरी कंट्रीज से लिए वो पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ये हमने कंप्लीट कर दिया चैप्टर। ठीक है, सो कीप फॉलोइंग स्टडी स्मार्ट वाला, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, we'll meet soon with a lot of videos for you all. Please keep motivating us. Take care. Bye.